हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सीएमए इंटर का पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर ये कौन से ग्रुप में रहने वाला है? देखो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, ठीक है? देखिएगा जरा। सर ये है ना हमारे सीएमए इंटर में जो बच्चा भी मान लो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा हो और उसे ये भी नहीं पता हो कि सीएमए इंटर के अंदर क्या क्या है, तो मैं उसको बता देता हूँ। भाई फाउंडेशन क्लियर किया है अभी जस्ट, है ना? तो उसको मैं बताता हूँ कि सीएमए इंटर के अंदर आपके दो ग्रुप रहने वाले हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं अभी अभी कौन सा पढ़ रहे हैं सर? अभी हम ग्रुप 1 में पढ़ रहे हैं। कौन सा पेपर? पेपर नंबर 6। सर ग्रुप 1 में टोटल कितने पेपर रहेंगे? टोटल 4 पेपर रहते हैं, 5, 6, 7, 8। और ग्रुप टू में भी 4 पेपर रहते हैं, पेपर नंबर 9, 10, 11 और 12। ये 4 पेपर ग्रुप 2 के रहने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी फिलहाल के लिए हम पढ़ रहे हैं आपका पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने मार्क्स का रहने वाला है सर? ये ऑब्वियसली कंप्लीट पेपर 100 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, तो अभी हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं सर? अभी हम रेगुलर बैच पढ़ रहे हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड? तो अभी बता देता हूं मैं तुमको। फिलहाल के लिए हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच पढ़ रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड बैच मतलब, तो सर इसमें क्या सारा कवरेज होगा रेगुलर बैच जैसे? बिल्कुल। इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जो कवरेज रहेगा वो फुल रहेगा। जो कवरेज रहने वाला है वो आपके फुल सिलेबस का कवरेज रहने वाला है। कंप्लीट सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा, कंप्लीट सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा करवा दिया थोड़ा रहेगा, नहीं, कंप्लीट सिलेबस आपका होगा। हाँ, बस थोड़ा सा क्या रहेगा, फास्ट ट्रैक बैच है तो थोड़ा फटाफट रहेगा, मतलब सारी चीजें जल्दी जल्दी होंगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भगाया जाएगा, पूरा समझाया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा। लेकिन एक रेगुलर बैच होता है जिसमें हम हर क्वेश्चन को क्या करते हैं, लिख लिख कर सॉल्व करते हैं। लेकिन वो यहाँ पर वो सीन नहीं रहेगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख कर सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, आपको सिर्फ रीड करवा दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, करवाया ऑलमोस्ट सारा जाएगा। बस क्या होता है, ड्यूरेशन कम रहता है। ड्यूरेशन कम ये जनरली उन टाइम रहता है, देखो जब रिजल्ट आ चुका होता है या रिजल्ट आने वाला होता है बच्चों का, और फिर उसके बाद करीब 3-4 महीने बचते हैं एग्जाम में, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी मैं तुमको कह देता हूँ, जो रेगुलर बैच कर रहा है, मतलब जो ये चाहता है कि नहीं जी मैं सर अभी नहीं, जून 26 नहीं, मैं तो दिसंबर 26 दे रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए यूजफुल रहेगा? बिल्कुल यूजफुल रहेगा, आराम से ज्वाइन कर सकता है वो। अच्छा सर, ये यूट्यूब पे रहेगा कि आपके कॉमर्स एजुकेटर की एप्लीकेशन पे रहेगा? तो अभी मैं बता दूं कि फिलहाल के लिए कंप्लीट क्या रहने वाला है। फिलहाल मतलब ये वाला जो बैच हम लेकर आए हैं वो कंप्लीट यूट्यूब पे ही रहेगा। यूट्यूब पे आपको मस्त एकदम फ्री में देखने को मिलेगा। सर फ्री में देखने को मिलेगा? बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। ओके, तो सर कहीं आप कुछ कम तो नहीं पढ़ा देंगे फ्री में? नहीं, कंप्लीट पढ़ा जाएगा, टेंशन मतलब। और सर इसके नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे कॉमर्स एजुकेटर्स की एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है? अभी मैं लास्ट में और बता दूंगा। और सर कोई जैसे एग्जाम के क्वेश्चंस वगैरह अगर हम कवर कर रहे हैं, अगर हो पाते हैं, देखो क्या होता है, अगर मतलब ये होगा मॉड्यूल कवरेज रहेगा, है ना? और क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे। जून 26 के लिए, जून 26 के लिए अगर एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए हमको मौका मिलता है तो यस, हम एग्जाम के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। और अगर नहीं रहता है तो यस, दिसंबर 26 के लिए कंप्लीट एग्जाम के क्वेश्चंस, मतलब प्रॉपर हम एग्जाम क्वेश्चंस भी साथ जो सिलेबस 22 के हैं या सिलेबस 16 के हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, जून 26 के लिए कॉन्सेप्ट सारा आएगा, कॉन्सेप्ट सारा पढ़ाऊंगा, प्लस मॉड्यूल के क्वेश्चंस जितने भी हैं वो हम सारे बात करेंगे। तो ये कवरेज यहाँ पर आपको रहने वाला है ऑन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब। अच्छा सर, एग्जाम क्वेश्चंस, जो एग्जाम क्वेश्चंस रहेगा वो रहेगा कहाँ पे? हमारी एप्लीकेशन कॉमर्स एजुकेटर्स पे। कॉमर्स एजुकेटर्स की जो एप्लीकेशन है वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, और डिटेल में बताऊंगा।
फिलहाल बता देता हूं कि आपके इस कवरेज में, इस फुल सिलेबस के अंदर पेपर नंबर 6 में क्या क्या चीजें कवर होती है। मतलब एक पेपर नंबर 6 का हम क्या कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो फटाफट से क्या क्या है। आपके मॉड्यूल में सेक्शंस बने हुए हैं, हम भी उसी सेक्शंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, लेकिन सेक्शन का ऑर्डर मेरा थोड़ा सा अलग रहेगा। जैसे आपके मॉड्यूल में टोटल सेक्शन कितने हैं सर, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन है ना ये एफ तक रहने वाले हैं। सेक्शन ए से लेकर सेक्शन एफ तक रहने वाला है। लेकिन हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए कवर करेंगे, फिर सेक्शन सी को कवर करेंगे, फिर सेक्शन बी, देन सेक्शन ई, और देन सेक्शन एफ, और देन सेक्शन डी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो देखो क्या क्या कवरेज रहने वाला है। सेक्शन ए की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग फंडामेंटल, मतलब बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का ये चैप्टर रहने वाला है। कितना कवरेज रखता है ये आपका 15 मार्क्स का कवरेज रखता है। 15 नंबर का ये इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या रहेगा सर, देखो सर इसमें ना जर्नल एंट्रीज, हाँ जर्नल एंट्रीज, बताओ इतना आसान चीज है, वापस पूछेंगे सर, फाउंडेशन में पढ़ के आए ना, बट कोई बात नहीं, तुम भूल गए होंगे इसलिए तुमको वापस से पढ़ाया जाता है। और वैसे भी अकाउंटिंग का बेस क्या है, जर्नल एंट्रीज है, लेजर है, यही सब तो है। जिसको अगर ये आता है तो आगे का अकाउंटिंग में दिक्कत नहीं आएगा। तो सर आप फिर से जर्नल पढ़ाओगे, बिल्कुल मैं फिर से जर्नल पढ़ाऊंगा, सब्सिडी बुक पढ़ाऊंगा, लेजर पढ़ाऊंगा। तो सर ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, भैया पढ़ा हुआ है ना, फिर भी पढ़ना। क्यों, क्योंकि इस बार मेरी नजरों से पढ़ना, क्या पता तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाए। ठीक है, देखो तो जर्नल होगा, सब्सिडी बुक्स होगा, फिर लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस है, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजिशन, मतलब कौन सा खर्चा कैपिटल एक्सपेंस है, कौन सा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंस है, कौन सी इनकम कैपिटल इनकम है, कौन सा इनकम रेवेन्यू इनकम है। तो ये हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं मशीनरी खरीदा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सैलरी पे किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये बात करेंगे ना, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एंट्रीज जो जर्नल है वो इस पर भी कहीं ना कहीं बेस्ड होता है ना। फिर आपका फेवरेट चैप्टर बात होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। तो सर ये तो बहुत टफ रहता है। नहीं जी, इस बार मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको ऐसा ऐसा लगेगा चुन्नु मुन्ना कुछ भी नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से हम फालतू डरते हैं। जिसको जर्नल आता है ना, उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वजह से भी मेरे को क्या करवाना होता है, जर्नल आपको पढ़ाना होता है। ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूं आप कहते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं आता, मैं कहता हूं भाई तुमको जर्नल नहीं आता। ठीक है, तुम कहोगे रेक्टिफिकेशन नहीं आता सर, मैं कहता हूं नहीं जी तुमको जर्नल नहीं आता। अगर रेक्टिफिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुमको जर्नल एंट्री एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ओके, खैर बात करेंगे। फिर आता है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कुछ लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे सर, है ना, ये उन कुछ लोगों की बात बता रहा हूँ जो 11th वाले बच्चे हैं ना। अब मैं जो पढ़ाऊंगा बीआरएस एकदम टोटली मतलब एक डिफरेंट तरीका होगा। जब मैं बीआरएस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि देखो जी, जो भी तुम पढ़ के बैठे हो ना वो सब भूल जाना, जो भी तुम पढ़ के बैठे हो भूल जाना। मेरा तरीका ऑप्ट कर लेना, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा पूरा बीआरएस समझने के लिए। तो देखेंगे क्या रहेगा इसके अंदर। फिर उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन का चैप्टर। ओके, तो सर वही एसएलएम डब्ल्यूडीवी वगैरह बिल्कुल वही सारा। तो ये जो टोटल 8 चैप्टर हैं हमारे नोट्स के, हमारी बुक के, ठीक है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, ये मैंने इस तरीके से इस ऑर्डर में, ये जो चैप्टर नंबर है ना, ये अपनी बुक के ऑर्डर है कि मैं चैप्टर नंबर 1 कौन सा रख रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 कौन सा रख रहा हूँ, 3 कौन सा रख रहा हूँ, ये अपनी बुक का है। ये मॉड्यूल में ऐसे चैप्टर नहीं है, मॉड्यूल में सेक्शन ए है और उसमें ऐसा ऐसा भसड़ मचा रखी है, मतलब पूरा एक साथ दे रखे हैं। और अपन ने इसको क्या किया, प्रॉपर चैप्टर बना के हम इसको रीड कर रहे हैं। ओके, चलो देखो, तो 15 नंबर यहाँ पे ये कवर करने वाला है। ठीक है, अब देखो सर ये 15 नंबर कवर करा, साथ साथ में चलो तुमको एक चीज और दिखाता चलता हूं। यहां पर देखो, ये पिछले 3 एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो ये है। देखो अगर हम बात करें दिसंबर 25 की, तो आपका ये बीआरएस यहाँ पे ये 7-7 नंबर का क्वेश्चन है ना, जिसको पेपर पैटर्न नहीं पता अभी मैं बताऊंगा। ये सेकंड का ए 7 मार्क्स का है, ये देखो यहाँ पर 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। सेकंड का बी आया था, ये 7 मार्क्स का था, तो 14 ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बाकी यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक्स में भी ये चीज कुछ फंडामेंटल्स के टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं। तो करीब ये क्वेश्चन 8 में 3 पार्ट है, ए बी सी। देखो हर क्वेश्चन है ना 14 मार्क्स का रहता है, ए बी मिलाकर, ठीक है, या ए बी सी मिलाकर 14 मार्क्स का रहता है। तो ए बी सी है तो करीब ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा होगा। मतलब सर ये 7 नंबर इधर, 7 नंबर इधर, और करीब 5 नंबर मान लो इधर।
तो कितना होता है 19 मार्क्स हो गया ये तो सर हमको तो ये 15 नंबर बोला ना आपने। मैं कहा अरे भाई ये तो है ही, इसके साथ देखो एक और चीज, क्या पेपर पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न समझो पहले तुम, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या रहता है आपका, एक आता है पेपर में एग्जाम में सेक्शन ए, कंपल्सरी है, ठीक है ना, कंपल्सरी पार्ट। उसमें ये क्या बोला, फर्स्ट सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आता है वो एमसीक्यूज का आता है, और टोटल कितने एमसीक्यूज है, 15 एमसीक्यूज है, और हर एक एमसीक्यू के 2 नंबर मिलते हैं तुमको, हर एक एमसीक्यू के 2 नंबर मिलते हैं, मतलब 30 जो परसेंट है 100 में से जो 30 नंबर है वो आपके एमसीक्यू कवर कर लेता है। एक बात बताओ, क्या बड़े क्वेश्चन के अलावा इसमें से, क्या इसमें बेसिक वाले में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो 19 तो आया है, उसके अलावा ये और आ रहा है, सर ये तो बढ़ता जा रहा है जर्नल लेजर, तो ये तो आपने 15 मार्क्स बोला, तो ये ऐसे कैसे, क्योंकि आपका जो एक्चुअल पेपर आता है ना वो 100 का नहीं आ रहा है, वो आपका जो एक्चुअल पेपर आ रहा है वो 128 मार्क्स का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 128 मार्क्स का आ रहा है। सर ये कैसे, मैं कहा आओ नीचे बताता हूँ। 30 नंबर के एमसीक्यूज हो गए जो आपको करना ही करना है, ठीक है। 15 एमसीक्यूज आएंगे, हर एक एमसीक्यू 2-2 नंबर का होगा, और सिर्फ ऐसा जय माता दी मतलब टिक मार्क करके आना और कुछ नहीं करना, टिक मार्क जो भी सही होगा आंसर, जो भी आंसर सही होगा है ना, उस पर क्या कर देना है, सिंपल तुमको इतना सा भगवान के भरोसे एबीसीडी तो करना है, कुछ नहीं ओएमआर शीट वगैरह पे ना। सेक्शन बी जो रहेगा, सेक्शन बी उसमें क्या बोलता है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन, कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं 7 में से, 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेकर क्वेश्चन नंबर 8, इन 7 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने, कोई भी 5 क्वेश्चन कर लेने, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 14 नंबर का रहता है। जैसे अगर हम सेकंड ए की बात करें, सेकंड ए, तो सेकंड ए देखो ये किसका क्वेश्चन है, ये कैश बुक शोज अ बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह, मैंने अभी कहा था ना, ये बीआरएस का क्वेश्चन रहेगा, अमेंडेड कैश बुक, बिल्कुल सर ये बीआरएस का क्वेश्चन रहेगा, यहां पर मैंने बताया था आपको दिस वन, बीआरएस विद अमेंडेड कैश बुक। तो ये कितने मार्क्स का है, सर ये सेकंड क्वेश्चन पूरा 14 नंबर का है, तो सेकंड ए और सेकंड बी इन्होंने कैसे बांट रखा है, सेकंड ए 7 मार्क्स का और सेकंड बी भी 7 मार्क्स का। बी में क्या है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताना है विद रीजनिंग, बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्यों है, रेवेन्यू है तो क्यों है। तो कहने का मतलब है ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा, थर्ड ए 7 मार्क्स का, बी है अगेन 7 मार्क्स का, 14 नंबर हो गए। फोर्थ ए पार्ट जो है वो है 7 मार्क्स का, और जो बी पार्ट है वो भी कितना है, 7 मार्क्स का। फिफ्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है, सर अब मन में ये आ गया कि अच्छा 7 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 14 मार्क्स का एक अकेला क्वेश्चन, पार्टनरशिप का 14 मार्क्स का इन्होंने क्वेश्चन दिया है। तो सर जरूरी नहीं है कि 7 क्या है, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है 7 क्या आएंगे, 14 नंबर का एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 7 के 2 आ सकते हैं, 10 और 4 का भी आ सकता है, 9 और 5 का भी आ सकता है, और मजे की बात अभी और बताता हूँ, 6 का ए 7 मार्क्स, 6 का बी 7 मार्क्स, 7 का ए और बी दोनों कितना कितना 7 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना, ये 7 मार्क्स, ठीक है, और बी पार्ट 7 मार्क्स। सर इसमें तो 4 क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। 8 का ए बी सी 5 5 और 4, तो मतलब ऐसा कोई नहीं है कि 7 के क्वेश्चन पूछने हैं, या 14 का एक अकेला आएगा क्या, या कैसे आएंगे, कैसे भी पूछ सकते हैं, उनकी जैसी इच्छा है वो ऐसा पूछ सकते हैं। जनरली 7 एक 14 का भी है, और एक लास्ट क्वेश्चन में 8 वाले में जिसमें 3 पोर्शन में, तो 3 पोर्शन में तो 5 5 और 4 करके भी पूछा गया है। ओके डन। तो कहने का मतलब है, अब सर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा 15 नंबर है वो एक्चुअली 15 नहीं है, 15 से ज्यादा है, बिल्कुल ये 15 नहीं है, 15 से ज्यादा है। 15 में तुम 28% ऐड कर दो, ये करीब 20 नंबर का चैप्टर आता है आपके, 20 मार्क्स का चैप्टर रहता है आउट ऑफ 128, बट फिलहाल हम किसकी बात करेंगे, 15 मार्क्स की ही बात करेंगे आउट ऑफ 100, ठीक है। लेकिन हाँ कोई चैप्टर आपको आता है ना अच्छे से, तो वो 15 नहीं, देख लो 15 नहीं वो 20 नंबर का है यहाँ पर। आगे देखो सेक्शन सी हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब ए के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन सी, और सेक्शन सी में हम क्या सीखेंगे, सर ये बेसिक के बाद क्या आता है, ऑब्वियसली बचपन में 11th में पढ़ा था, फाइनल अकाउंट्स के बाद क्या आ जाता है, मतलब सॉरी माय मिस्टेक,
ट्रायल बैलेंस के बाद क्या आ जाता है सर? ट्रायल बैलेंस के बाद आ जाता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आएगा? पहले आएगा कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का। देन हम सीखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनपीओ का। ओके, और फिर हम पढ़ेंगे क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब डेटा पूरे नहीं है, वन साइडेड रिकॉर्ड कर रखा है, वन साइडेड रिकॉर्ड नहीं कर रखा, मतलब हमारे साथ वो खेलेंगे, है ना, वो खेलेंगे। अरे सर खेल रहे हैं, बिल्कुल वो खेलेंगे तुम्हारे साथ, मतलब कुछ डेटा देंगे कुछ डेटा नहीं देंगे। जैसे डेटर अकाउंट है, उसका ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, वहां से सेल्स पता करना है, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी। ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ पता कर लिया, अलग अलग अकाउंट्स बना के, कैश बुक बना के कुछ पता कर लिया, कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, ओपनिंग दे दिया, ये सब चीजें रहेगा, तो मजा आने वाला। फाइनल अकाउंट्स है। कंप्लीट सेक्शन सी किसका है? कंप्लीट सेक्शन सी किसका? फाइनल अकाउंट्स का। 20 मार्क्स का ये रहने वाला है, 20 नंबर का ये पोर्शन रहने वाला है। ओके सर, 20 मार्क्स, बिल्कुल 20 मार्क्स का ये रहने वाला है। ओके, चलिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम में अगर तुम देखोगे ना, तो तुमको लगेगा क्या? एग्जाम में तुम देखोगे तो तुमको लगेगा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ज्यादा आ रहा है या एनपीओ आ रहा है। ये तो पूछते ही नहीं है, ये तो पूछते ही नहीं है सर। लेकिन तुमको बता दूं, जिसको ये नहीं आया ना, उसको ये और ये भी नहीं आएगा। मतलब अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से आता है, इसको एकदम बढ़िया से यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो तुमको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। कोई बोलते सर एनपीओ टफ होता है, अरे एनपीओ टफ नहीं होता है, इधर कॉन्सेप्ट में वीकनेस रहा हुआ होता है तो एनपीओ टफ लगता है, या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी टफ लगता है। इधर अगर स्ट्रॉन्ग हैंड हो गया, अगर अच्छे से समझ लिया, तो यहाँ और यहाँ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। उसके बाद चलिए, तो मतलब ये चैप्टर हमारा रहेगा 9, 10 और 11। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? सेक्शन बी। अच्छा, सेक्शन सी पहले हो गया, फिर सेक्शन बी पढ़ेंगे, बिल्कुल आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है ना। ये सेक्शन सी आपके मॉड्यूल में है और सेक्शन बी भी ऑब्वियसली आपके मॉड्यूल में है। तो आपके मॉड्यूल में जो सेक्शन बी है वो हम सेक्शन सी के बाद पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन से टॉपिक है? यहाँ पर स्पेशल ट्रांजेक्शन, 10 नंबर का ये रहने वाला है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कंसाइनमेंट है, जॉइंट वेंचर है, बचपन वाले चैप्टर ना, बिल्कुल। तो कभी कभार एक आधा क्वेश्चन इनमें से, जैसे कंसाइनमेंट का एक 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया, जॉइंट वेंचर का 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 7 मार्क्स का क्वेश्चन। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी क्या रहता है, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है सर? वो बचपन वाले वो जो चीजें होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, या कुछ नया अच्छा इंपॉर्टेंट होता है? देखो इसके अंदर क्या होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी जो आप लोग बिल लिखते हैं म्यूचुअल अकोमोडेशन वाला, इसके ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, म्यूचुअल अकोमोडेशन वाला, क्योंकि इसका थोड़ा सा ना अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है म्यूचुअल अकोमोडेशन का, तो इसको पूछा जाता है। नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले क्वेश्चन को जनरली इसमें पूछते नहीं, बट ऐसा नहीं कि पूछेंगे नहीं, बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट हाँ ज्यादा कवर कौन सा था? म्यूचुअल अकोमोडेशन, एक दूसरे की हेल्प के लिए जो बिल लिखे जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 ये हमारा रहने वाला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। कंसाइनमेंट के बारे में पढ़ा है ना तुम लोगों ने? ऐसा तो नहीं है ना एकदम नहीं, मैं यहाँ राजस्थान से हूँ, गुजरात में मुझे माल भेजना है, राजस्थान में मेरा बढ़िया मस्त बिजनेस चल रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस को मैं एक्सपेंड करूँ, तो एक ऑप्शन क्या रहता है कि मैं जाके ब्रांच ओपन कर दूं डायरेक्ट। बट मैंने गुजरात के मार्केट को समझा नहीं, कुछ भी नहीं किया, ब्रांच ओपन कर दिया डायरेक्ट, तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, ये जो इनिशिएट आपने किया है ये हो सकता है आपका फेल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे क्या करते हैं, वहां पे माल भेजना चालू करते हैं। माल भेजे किसको? तो इसके लिए हम एक एजेंट बना देते हैं वहां पे कि भैया मैं तुमको माल भेजूंगा, तुम गुजरात में माल बेच लेना, ये और बदले में तुम्हें क्या दूंगा? कमीशन दूंगा। यही चीज क्या आती है? कंसाइनमेंट होती है। यही चीज क्या होती है? कंसाइनमेंट, कि गुड्स भेजा कंसाइनमेंट पे, ठीक है। तो चैप्टर आएगा देखेंगे। ज्वाइंट वेंचर क्या रहेगा कि तुम और मैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए साथ हुए, जैसे ही वो काम हुआ, बिल्डिंग बनाने के लिए साथ हुए, जैसे ही बिल्डिंग बनी, अब तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, मतलब शॉर्ट टाइम पार्टनरशिप, शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप। ओके, तो ये ज्वाइंट वेंचर रहेगा। फिर आएगा सेक्शन ई। सेक्शन ई किसका? सर सेक्शन ई में 15 मार्क्स कवर कर रहे हैं। सेक्शन ई 15 मार्क्स कवर कर रहा है, और क्या क्या आएंगे टोटल में ना, 5 चैप्टर रहने वाले हैं। कौन कौन सा? इंश्योरेंस क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर गोडाउन में आग, इसमें आग बहुत लगेगी ना, आग बहुत लगेगी, तो अगर गोडाउन में आग लग जाती है तो स्टॉक जल गया, स्टॉक जल गया तो बताओ कितना क्लेम मिलेगा? तो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमको कैलकुलेट कर लेना होगा। ऑब्वियसली ये सब चीजें भी आसान तब हो जाती है जब हम फाइनल अकाउंट्स वगैरह सब पढ़े हुए रहते हैं।
उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट, इंश्योरेंस क्लेम फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब सर अगर आग लगी है, बिजनेस रुक गया है, तो ऐसा तो नहीं है ना नेक्स्ट डे से हम उसी ट्रैक पे वापस काम कर पाएंगे, नहीं। तो जितने ड्यूरेशन के लिए डिस्टरबेंस रहा, 1 महीना 2 महीना, उस ड्यूरेशन में प्रॉफिट का भी नुकसान हुआ, वो प्रॉफिट जो हम कमा सकते थे वो खो दिया हमने, तो उसके लिए भी पॉलिसी होता है। तो अब अपने को पता करना होगा कि उसके लिए क्लेम कितना मिलेगा, ऑब्वियसली डेटा गिवन हो गया, उसको यूज करना होगा। नेक्स्ट, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन। हायर परचेज मतलब तुम मेरी शॉप पे आए, ठीक है, मैंने कहा देखो जी ये एक प्लांट मशीनरी है, तुमने पूछा क्या भाव, मतलब क्या रेट है ना, भाव तो ऐसा मंडी में होता है, ठीक है। प्लांट मशीनरी, मैंने कहा 1 लाख रुपए दो, मशीनरी लेके जाओ। तुमने कहा 1 लाख तो नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो एक काम करो, हमारे पास एक सिस्टम चलता है कि तुम अभी डाउन पेमेंट दे दो, डाउन पेमेंट मतलब इमीडिएट पेमेंट दे दो, कितना, 20,000 अभी दे दो, और रिमेनिंग रिमेनिंग तुम इंस्टॉलमेंट में दे देना। ओके, रिमेनिंग कितना तुम इंस्टॉलमेंट में दे देना, रिमेनिंग कितना, 30,000, 30,000 और 30,000 की इंस्टॉलमेंट रहेगी। तुमने कहा ये क्या गड़बड़ है, ये तो सर टोटल नहीं बैठ रहा, टोटल तो 1,10,000 बैठ रहा है, टोटल तो 1,10,000 बैठ रहा है, और आप तो मशीनरी तो आपकी 1 लाख की है, तो ऐसा क्यों। मैंने कहा भाई तेरे को फैसिलिटी भी तो दे रहा हूँ, ये पहली इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में, ये दूसरी सेकंड ईयर के एंड में, ये तीसरी थर्ड ईयर के एंड में देनी है, तो ऐसा करके 1,10,000 में तुमसे टोटल में ले रहा हूँ, तो ये जो 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ना, वो इंटरेस्ट है। तो कैसा ट्रीटमेंट होगा, कैसा डील होगा। अच्छा, ऑनर कब बनोगे तुम, जब ये सारी इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दोगे ना, तब तुम ऑनर बन जाओगे, हायर परचेज, तब तुम ऑनर बन जाओगे। ओके, तो देखेंगे हायर परचेज ट्रांजेक्शन में डील कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उन डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड होता है, तो हर डिपार्टमेंट का हेड, हर डिपार्टमेंट के लिए हम भी जानना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हमको कितना कमा के दे रहा है। तो कुछ नहीं, फाइनल अकाउंट्स है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज है, डिपार्टमेंट ए बी सी डी वगैरह रहेगा। फिर ब्रांच अकाउंटिंग, अगर आपने अलग से ब्रांच ओपन किया, अलग से एस्टेब्लिशमेंट है आपका कोई, तो उस केस में आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे। फिर उसके बाद लीज अकाउंटिंग, लीज अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 19 है, और मजे की बात एएस नंबर भी 19 है। तो ये एक अपना सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया, बिल्कुल ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया है यहाँ पे एएस 19, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, मतलब लीज अकाउंटिंग मतलब कोई एसेट अगर आप लीज पे ले रहे हो, तो अकाउंटिंग कैसे होगा, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नाउ फिर आएगा सेक्शन नंबर एफ। अच्छा, ठीक है, अब एफ आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता है कितना वेटेज रखते हैं, 20 मार्क्स का, मतलब सर शानदार वेटेज रखा जाता है बिल्कुल। और बच्चे है ना, सबसे ज्यादा पता नहीं क्यों इसको ही लाइटली लेके जाते हैं, ये वाला पोर्शन तो ऐसे देखते हैं बस, क्या ये छोड़ो ना यार, सब बाकी करके चले जाते हैं, नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से करना जरूरी होता है आपको, ठीक है। इसमें थियोरेटिकल पोर्शन भी रहता है, प्रैक्टिकल पोर्शन भी रहता है, ऐसा नहीं कि केवल प्रैक्टिकल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा थ्योरी होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, तो दोनों चीजें मिक्स रहेगा इसके अंदर। नाउ, तो कौन कौन से एएस कवर है यहाँ पे, सारे एएस कवर नहीं होते हैं, एएस 1, एएस 10, एएस 11, 12, 16, 22, टोटल में यहाँ पे 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कवर रहने वाले हैं। ओके, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे कवर हो गया लीज अकाउंटिंग, तो टोटल 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। और थोड़ा थोड़ा इंड एस का भी यहाँ पर नॉलेज है। सर ये क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस, जब चैप्टर आएगा तब हम बात करते हैं। तुमको अभी बता दूं, पहले इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चला करते थे, फिर हमने क्या किया, हमने जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स थे उनको अपने यहाँ अडॉप्ट किया, और उनका नाम रख दिया इंड एस, ठीक है। इंड एस क्या रखा सर, इंड एस, ठीक है जी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करवाने के लिए हमने ये इंडेक्स लेकर आए हैं। बेसिकली आपकी कोई इंडेक्स है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज इंडेक्स का आपको रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कैसा आएगा बताऊंगा, हल्का बहुत, थोड़ा बहुत है वो मैं यहाँ पे ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर सेक्शन डी रहेगा, सेक्शन डी पार्टनरशिप का है, और ये भी कितना रहने वाला है, 20 मार्क्स का रहने वाला है। सर 20 मार्क्स के आपने बाद में रख रखे हैं, बिल्कुल बाद में रख रखे हैं, ये तो अच्छे से होता ही होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, पार्टनरशिप थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, हालांकि बचपन से आ रहा होता है इसलिए जितना उतना परेशानी नहीं होता, बट हाँ टाइम टेकिंग होता है।
और 14 नंबर का वो जो एक क्वेश्चन देखा था ना तुमने, वो 14 मार्क्स का एक अगला क्वेश्चन वो पार्टनरशिप से ही था। तो जनरली कभी कभी क्या होता है, इतने बड़े क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जाते जाते कहीं ना कहीं मिस्टेक हो भी जाती है, बट हाँ पढ़ेंगे करेंगे, देखा जाएगा किसको अल्टरनेट में छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है। पहले कभी भी ये मत सोचा करो कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो मैं अल्टरनेट में छोड़कर आऊंगा एग्जाम में, पढ़ के पूरा जाओ। एग्जाम में जो क्वेश्चन तुमको अच्छे से आ रहा हो करो, जो नहीं आ रहा हो अल्टरनेट में छोड़ देना, सिंपल। यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है, चैप्टर नंबर 26 से लेकर 33 तक रहने वाला है। थोड़ा पार्टनरशिप लेंदी रहता है, टाइम लगता है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे रहते हैं। यहाँ पे पहले पढ़ेंगे हम बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, मतलब नॉर्मल सी फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, रेशियोज पार्टनर्स के कैसे होते हैं, ठीक है, अगर डीड ना हो तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर पार्टनर के एडमिशन की, फिर रिटायरमेंट डेथ की, फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ट्रीटमेंट जो होगा, मतलब पार्टनर्स के सारे पार्टनर्स के नाम पे एक अकेला इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देखेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, तो इसकी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद अमलगमेशन, ये बहुत कम पूछे जाते हैं ना, ये रेयर केस में आपसे पूछे जाते हैं, तो एक टाइम के लिए हम इनको स्किप भी कर सकते हैं। रेयर केस में पूछा जाता है, कोई एक रिस्क लेके जाना चाहे कि ठीक है यार आएगा इनमें से तो छोड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक का कवर कर लेते हैं तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कहता है नहीं जी मैं तो ना रैंक होल्डर बच्चा हूँ, मैं तो सारे कवर करूंगा, बिल्कुल उसे सारे कवर करने चाहिए, ठीक है। और कोई कहता है नहीं जी मेरे तो 50 आ जाए बहुत बढ़िया है, तो ठीक है वो यहाँ पे इतना भी कवर करके जाएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस केस के ना मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा ना मॉड्यूल के क्वेश्चंस करके चले आओ, क्योंकि एक बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो मॉड्यूल का आया एज इट इज, दिमाग नहीं लगाना होता फिर, ठीक है। मॉड्यूल मॉड्यूल के क्वेश्चंस हम करके चले आएंगे। तो ये आपका क्या रहने वाला है, पूरा पेपर नंबर 6 रहने वाला है। अब आपको लग गया होगा कि सर यहाँ पे चैप्टर्स तो बहुत हैं, 33 चैप्टर्स हैं, टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा, इसीलिए जो बैच का ड्यूरेशन है वो मेरा ये मानकर चलो अप्रोक्स, सर ये एग्जाम ओरिएंटेड है एग्जाम ओरिएंटेड, लेकिन मैंने कहा था मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड में होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया जाएगा। तो अप्रोक्स आपको कितना टाइम लगने वाला है सर, अप्रोक्स मैं ये 3 महीने लेके चलूंगा, 3 मंथ्स अप्रोक्स। मैं जिस दिन स्टार्ट कर रहा हूँ 9 फेब से, 9 फेब से 3 महीने में मानकर चलूंगा मैं। अप्रोक्स जो कंप्लीशन है मैं आपको 15th में ही दूंगा, उससे पहले अगर कंप्लीट होता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, अच्छी बात है। उसके बाद नहीं खींचूंगा, 15th मई के बाद नहीं, 15th मई तक कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले होता है अच्छी बात है। ये लास्ट एकदम 15th में मैंने लास्ट डेट आपको दे दिया कि 15th मई तक तो कंप्लीट हो जाएगा। सर हमारे एग्जाम 10th जून या 11th जून से होंगे, तो आपके पास करीब 25 डेज रह जाएंगे, फिर भी 25 डेज रह जाएंगे। सर हम एग्जाम फिर टेस्ट वगैरह कब देते हैं वगैरह, टेस्ट वगैरह मतलब हम ये भी प्रिपेयर करते हैं वगैरह, तो रिवीजन कब करेंगे सर, तो बेटा देखो रिवीजन का ऐसा है कि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो, ठीक है ना, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा ना, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो अपना रिवीजन पूरा कर लेना। जैसे जैसे चैप्टर हो जाए तुम अपना रिवीजन, जैसे सेक्शन ए पूरा हो जाए इमीडिएट कंप्लीट रिवीजन कर देना, फिर सेक्शन सी पूरा होगा इमीडिएट रिवीजन कर देना। वेट मत करना कि पूरा कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद है ना वेट करके बैठे अभी खत्म होना तो यार पूरा रिवीजन बाद में करेंगे एक साथ, नहीं, भूल जाओगे, पढ़ा पढ़ाया भूल जाओगे, रिवीजन साथ साथ करते चलो। क्यों ना तुम ऐसे करो यार, क्या सेक्शन ए पढ़ा रिवाइज कर लिया, फिर सेक्शन सी पढ़ा तो सेक्शन ए और सी दोनों रिवाइज कर लिया, फिर सेक्शन बी पढ़ा तो ए सी और बी तीनों रिवाइज कर लिए। जितना बार बार पढ़ते जाओगे ना उतना बाद में टाइम कम लगता जाएगा, मतलब एक ही काम को अगर बार बार किया जाए तो नेक्स्ट टाइम, हर नेक्स्ट टाइम काम जब वो काम करते हो तो आपको टाइम कम लगता है। तो इस तरीके से रिकॉल करो तो अपने आप सारी चीजें रिकॉल होती जाएंगी। तो मतलब अगर मतलब मैं 15 में तो ले रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करो, बढ़िया से करो पूरा कोर्स, लेकिन हाँ रिवीजन साथ साथ में ही करना होगा। कवरेज क्या रहेगा वापस से बता देता हूँ, मॉड्यूल बेस्ड रहेगा, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, और ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो होगा ही होगा, कॉन्सेप्ट तो रहेंगे ही रहेंगे सारे के सारे, है ना।
कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहेगा, मॉड्यूल के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चंस मैं वादा नहीं कर रहा हूं, बट हाँ ट्राई करूंगा। एग्जाम के क्वेश्चंस दिसंबर 26 वालों के लिए तो बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, दिसंबर 26 के लिए तो सिलेबस 16, सिलेबस 22 उनके एग्जाम के क्वेश्चंस भी कवर होंगे। तो हाँ, लेकिन कोई भी एमटीपी आरटीपी कोई भी अगर आपका कोई डाउट होता है, देखो वैसे तो इतना बहुत होता है, बाकी कोई भी क्वेश्चन अगर आप और एक्स्ट्रा में कर रहे हो प्रैक्टिस में, तो अगर आपका डाउट रहता है तो आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। सर ये आपके नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे हमको? मॉडल के क्वेश्चंस वगैरह भी मैं अपने नोट्स में दे रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो मॉडल से भी देख सकते हैं, और भले आप चाहें तो नोट से भी देख सकते हैं। ठीक है, बट नोट से देखना बेटर होगा, बार बार क्यों मॉड्यूल ओपन करना है। ठीक है, किसी को हाँ वेरीफाई करना हो कि मॉडल के क्वेश्चन करवाएं कि नहीं करवाएं, तो हाँ मैच करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो चलो नोट्स, सर नोट्स कैसा मिलेगा? यूट्यूब पे आपको पूरा लेक्चर रहने वाला है ये वाला। नोट्स के लिए आप क्या करेंगे, हमारे कॉमर्स एजुकेटर्स के पोर्टल पे आएंगे, कॉमर्स एजुकेटर्स के पोर्टल पे आएंगे। अगर कोई मोबाइल यूजर है, अगर कोई मोबाइल यूजर है तो वो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा। प्ले स्टोर पे जाना और कॉमर्स एजुकेटर्स नाम से एप्लीकेशन मिलेगी, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। अगर कोई लैपटॉप यूजर है, अगर कोई लैपटॉप यूजर है तो क्या करेगा, अगर कोई लैपटॉप यूजर है तो सिंपल क्या करना है, www.commerceeducators.com पे जाना और वहां से लॉगिन कर लेना, जाना और वहां पे लॉगिन कर लेना। आप वहां पे क्या कर पाएंगे, प्रॉपर एक कोर्स बना हुआ होगा, प्रॉपर कोर्स बनाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, प्रॉपर कोर्स बना हुआ होगा। पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 10, पेपर नंबर 11, सबके लिए प्रॉपर कोर्स बना हुआ रहेगा। और ठीक है, अभी फिलहाल के लिए 4 सब्जेक्ट के लिए तो कोर्स बना हुआ रहेगा। उस कोर्स को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। डन। तुमको एक बात बता दूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स ऑलरेडी बना हुआ है और वीडियोस भी लगे हुए हैं, तो कोई अगर परचेज करना चाहता है तो कर सकता है। अच्छा सर ये प्राइस क्या रहेगा, ये 99 रहेगा ना, ये 99 में आप बाय कर सकते हैं फॉर जून 2026, जून 2026 वालों के लिए 99 रेट है, और दिसंबर ऑनवर्ड्स ये रेट 499 एंड 999 रहेगा, और वो चेंज हो सकता है, अभी कुछ नहीं, अभी फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ 99 फॉर जून 26 के लिए रहने वाला है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, नोट्स आप खाली देख सकते हैं, केवल देख सकते हैं, व्यू परमिटेड है। आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगा, है ना, बार बार पूछना मत, डाउनलोड नहीं कर पाओगे। हाँ, किसी को अगर हार्ड कॉपी में बुक चाहिएगा तो वो हमसे बात कर सकता है, वो हमें बात कर सकता है, हमसे बात कर लेगा। किस नंबर पे, मेरे को मैसेज कर दे 7737806700 पे, ठीक है, मुझसे बात कर सकता है। ओके, फिर उसके बाद डाउट्स, सर डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स हैं ऑब्वियसली, है ना, तो मुझसे बात करोगे और तुम्हें मुझसे डायरेक्ट डाउट्स वगैरह पूछने का, बात करने का मौका मिल रहा है ना। जनरली डायरेक्ट फैकल्टी से कनेक्शन नहीं हो पाता ऑनलाइन क्लासेस में, बट तुम्हें मुझसे डायरेक्टली बात करने का मौका मिल रहा है, तो इसी नंबर पे आप मैसेज कर देंगे और डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे भी अपना जो बच्चे 99 में कोर्स परचेज कर लेंगे, या 499 999 जो भी है, दिसंबर और नेक्स्ट जून के लिए जो कोर्स परचेज करेगा, अभी अभी फिलहाल 99 की बात करते हैं, तो जो कोर्स परचेज कर लेगा उसे इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा और डाउट्स उसी के ही लिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो इंडिविजुअल के बजाय बेटर ये रहेगा आप यहाँ पे भेजें, क्योंकि इंडिविजुअली आप एक काम करना, डाउट्स मुझसे यहाँ पे ही पूछना टेलीग्राम ग्रुप में। इंडिविजुअली तो मुझसे कोई और सपोर्ट चाहिए ना, तुमको किसी तरह का कोई मोरल सपोर्ट चाहिए सर, है ना, मैं नर्वस हो रहा हूँ वगैरह, मुझे गाइडेंस चाहिए, तो मुझसे इस नंबर पे बात कर लेना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप होगा, वहां पे ही आप डाउट पूछेंगे, यहाँ पे मैं डाउट नहीं लूंगा, फिर मैं यहाँ पे डाउट नहीं लूंगा, डाउट सारे के सारे इसी टेलीग्राम ग्रुप में भेजना, यहीं से हम देखेंगे।
ठीक है जी। तो डाउट्स का मैंने बता दिया कैसे होगा, पर्सनल मुझसे कोई बात करनी है नंबर दे दिए मैंने, ठीक है। और नोट्स हार्ड कॉपी में अगर कोई चाहता है तो मुझसे बात कर सकता है, उसकी कॉस्ट रहेगी, उसकी पर्टिकुलर कॉस्ट रहेगी, वो मुझसे बात कर लेगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हाँ अच्छा, अभी 1 महीने तक ये मान के चलो हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं होगी, 1 महीने बाद ही अवेलेबल होगी, 1 महीने बाद ही अवेलेबल हो जाएगी। ओके, उसके बाद मैंने आपको सारे बता दिए हैं, मोबाइल यूजर, लैपटॉप यूजर, सबको बता दिया, रिवीजन साथ साथ करते चलना, डन। चलिए, तो ये कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और पेपर मैंने आपको बता ही दिया कि 15 एमसीक्यूज आएंगे, 30 नंबर के आएंगे, और बाद में 7 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन करना है। पेपर पैटर्न ये बना हुआ है, बाकी हम इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो भी लेकर आएंगे। पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड ए में अगर बीआरएस आ रहा है तो हर बार बीआरएस ही आएगा, ऐसा नहीं होता। देखो बीच में इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख दिया, ठीक है। 3A हायर परचेज है, कभी ब्रांच है, कभी लीज है, हालांकि तीनों के तीनों कौन से एक ही सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं ना, बट ठीक है, ऐसा फिक्स पैटर्न में कभी मत जाओ। लिख दिया है मैंने, ये बना दिया कि कौन सा कब कब आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। एएस काफी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे 7th A 7th B 8th A तीनों एएस के, मतलब 21 मार्क्स यहाँ पर एएस का हो गया। उसके अलावा कोई एमसीक्यूज वगैरह आता है वो देख लो, उसके अलावा यहाँ पे भी एएस पूछा गया, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्या, पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ओवरव्यू, और किस तरीके से हम प्रोसीड करने वाले हैं। तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास से, हमारा पहला चैप्टर जर्नल से, सेक्शन ए से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।